नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टू शिक्षा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है अधिगम और अध्यापन, जिसमें से अधिगम के बारे में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप उसको हमारी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने अधिगम के प्रकार, अधिगम क्या है, उसके अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, विभिन्न पहलुओं पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप उसको प्लेलिस्ट से देख के वीडियो को देख के समझ सकते हैं। दोस्तों, आज जो हम जानेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है हमारा अभिप्रेरणा, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। आज का जो विषय है वो अभिप्रेरणा है। इसके अंतर्गत हम अभिप्रेरणा क्या है, इसके अर्थ क्या हैं, इसकी परिभाषा क्या है, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और साथ ही अभिप्रेरणा का महत्व क्या है, और कौन कौन से ऐसे अभिप्रेरणा तकनीकी हम अपनाएंगे जो अधिगम प्राप्त करने में हमारी सहायता करेंगे। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है। तो अर्थ पे आते हैं। देखिए, सरल शब्दों में अगर हम कहें तो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्राणी को अपनी संपूर्ण शक्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं का किसी कार्य में प्रयोग करना, ठीक है, वही हमारा उत्प्रेरणा है। यानी अगर हम कोई कार्य करने जा रहे हैं जिसमें हम किसी से प्रेरणा प्राप्त करके उस कार्य को करने के लिए अगर अपनी संपूर्ण शक्तियाँ लगा दें, ठीक है, तो वही जो बाह्य कारक हमारा मिला जिससे हम प्रेरणा पाए हैं, वही हमारा प्रेरणा कहलाएगा। या हम इसको स्पष्ट शब्दों में कहें कि ये एक तरह का बाह्य कारक है जो हमारे अंतर्निहित समस्त शक्तियों को उजागर करता है, यानी प्रेरित करता है। तो इसके अगर अर्थ के विषय में आते हैं तो वैसे देखा जाए तो जो अभिप्रेरणा शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन का रूपांतरित रूप है। मतलब इंग्लिश में इसको मोटिवेशन कहा जाता है। और जो मोटिवेशन शब्द है ये लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ है। लैटिन भाषा के मोटम शब्द, ठीक है, यानी जो इसकी उत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका मोटम धातु से हुई है, कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है गति, या हम इसको अनुक्रिया भी कह सकते हैं। तो शाब्दिक अर्थों में अगर हम देखें तो जो अभिप्रेरणा शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन का रूपांतरित रूप है। और जो मोटिवेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के मोटम धातु से ली गई है, जिसका अर्थ होता है गति करना या अनुक्रिया करना। तो ये तो हमारा था शाब्दिक अर्थ। अब हम इसको स्पष्ट रूप में इस तरह से जानेंगे कि हमारा जो अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या है। अभिप्रेरणा एक प्रकार का उद्दीपन है जो हमारी आंतरिक शक्तियों को प्रेरित करता है। अब हम परिभाषाओं के अनुसार जानते हैं कि हमारे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा पे अपने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। उन्होंने परिभाषाओं को अपने ढंग से परिभाषित किया है। तो अब हम परिभाषाओं के अनुसार समझते हैं कि प्रेरणा क्या है। तो आइए हम परिभाषाओं के अनुसार जानते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार परिभाषाएँ दी हैं। तो एक एक करके हम कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं पर प्रकाश डालते हैं और समझते हैं। तो देखिए, जैसे इसमें पहली परिभाषा है गुड के अनुसार। गुड महोदय ने बताया प्रेरणा, अभिप्रेरणा या उत्प्रेरणा, इसको कई नामों से जाना जाता है, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रेरणा कार्य को जागृत करने, उसकी जानकारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। इन्होंने बताया मोटिवेशन हमारा क्या है, किसी कार्य को जागृत करने, यानी उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर देना, सचेत कर देना, और उसके बारे में समस्त जानकारी इकट्ठा करना, और साथ ही साथ उसको नियंत्रित करने की हमारी एक तरह से प्रक्रिया है, प्रोसेस है। स्किनर ने कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। इन्होंने बताया कि अगर मोटिवेशन होगा अच्छे से तो वो अच्छे से लर्निंग होगी। मतलब ये एक तरह का हाईवे बना बताया इन्होंने, है ना, कि बेहिचक अबाध गति से आप इसमें से
लर्निंग कर सकते हैं। यानी मतलब ये एक प्रकार का ऐसा राजमार्ग है जिसको आप सीखने में इसका ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि ये अबाध गति से लर्निंग हो सकती है। कैले ने बताया कि अधिगम की कुशल कला में उत्प्रेरणा केंद्रीय कारक है। मतलब अधिगम करने में इसको केंद्रीय से कर देते हैं, केंद्रीय कारक। कोई भी चीज़ हम लर्निंग करेंगे, यानी अधिगम करना है हमको, तो अधिगम की पूर्णता करने में के लिए वो जो हमारा मोटिवेशन है वो एक सेंट्रल एलिमेंट होगा। एक तरह से इन्होंने बताया कि ये केंद्रीय है, मतलब सारी लर्निंग इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो जैसा कि इससे स्पष्ट हो गया है परिभाषा से कि अभिप्रेरणा हमारा क्या है, एक ऐसा कारक है जो समस्त प्रकार के अधिगम में का सेंटर पॉइंट है, जो उसको बांध के रख रहा है और उसी के माध्यम से हमारी लर्निंग आगे बढ़ेगी। तो कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि उत्प्रेरणा और अधिगम का सीधा संबंध है, यानी ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा उतनी अच्छी लर्निंग होगी। अब प्रेरणा किसी आंतरिक शक्ति का उभार है। तो अभी जैसा कि बताया गया है आपको कि हमारे किसी भी मनुष्य के अंदर जो उसकी निहित अंतर्शक्तियाँ हैं उसी को तो हम मोटिवेशन के द्वारा जागृत कर रहे हैं। तो ये क्या कर रही है, जो हमारे अंदर निहित शक्ति है उसको जगाती है, ताकि हम किसी कार्य को करने में या अधिगम करने में बड़ी तन्मयता के साथ, सक्रियता के साथ आगे बढ़ें और लर्निंग को प्राप्त कर सकें। तो ये हमारी हो गई परिभाषा के बाद अब हम जानेंगे अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है अभिप्रेरणा देना, उसके बारे में जानते हैं। तो हम आगे जानते हैं कि अभिप्रेरणा का महत्व क्या है। तो पहले इसके महत्व के बारे में कुछ बिंदुओं पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, किसी ने हर एक जो भी हमारे कारक होते हैं उनका एक महत्व होता है, वो बिना महत्व के वो आगे नहीं आते या उस पर सिद्धांत नहीं बनते हैं। तो अभिप्रेरणा, अभी तो हम लोगों ने अभिप्रेरणा को समझ लिया, अब हम जानते हैं इसका महत्व क्या है, क्यों यह जरूरी है। तो सबसे पहले अभिप्रेरणा के महत्व के बारे में अगर हम जानें तो कहेंगे कि ये क्या करता है, सबसे पहले रुचियों का विकास करता है ना। यानी रुचियों के विकास में देखिए कि मोटिवेशन के द्वारा हम किसी व्यक्ति के उसकी रुचियां क्या हैं उसको आगे बढ़ाने में, मोटिवेशन के द्वारा उसकी रुचियों को हम एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मोटिवेशन क्या करेगा, रुचियों के विकास में सहयोग करेगा। दूसरा, अधिगम में सहायता देता है। अधिगम में सहायता देता है। अधिगम में सहायता किस तरह से देता है, जैसा कि आप अगर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मोटिवेशन भी वहाँ आया था संक्षेप में, कि दो तरह से होता है कि अगर हम उसको बच्चे को सकारात्मक वो देते हैं मोटिवेशन तो कार्य को करता है। जैसे किसी बच्चे को पुरस्कार देना या फिर प्रशंसा करना, तो क्या है, अगर बच्चा सही से सवाल लगा के ले आया है, कोई चीज़ याद करके आया है, आप उसको शाबाशी देते हैं तो उसका मोटिवेशन, उस मोटिवेशन देने से उसकी जो जिज्ञासा क्या कहते हैं कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है और बढ़ जाती है और वो सीखने में ज़्यादा रुचि लेने लगता है। तो अधिगम में सहायक हो गया। ये कह सकते हैं व्यवहार को नियंत्रित करने में, व्यवहारों को नियंत्रित करने से मतलब वही हो गया कि उसके जो भी कार्य क्रियाकलाप हैं, कार्य व्यवहार हैं, उसको हम मोटिवेशन के द्वारा एक सही दिशा में ले जाते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ सही आपका हो गया। फिर और इसका क्या उपयोग है, मानसिक विकास में, मोटिवेशन के द्वारा हम मानसिक शक्तियों को भी जगाते हैं, मानसिक विकास में इसका योगदान होता है। रुचियों के विकास में हो गया और लक्ष्य की प्राप्ति में, इस कारक में तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, लक्ष्य की प्राप्ति में। क्योंकि अगर हम किसी लक्ष्य को लेके कोई योजना बनाए हैं
तो हम उसमें तब तक सफल नहीं हो पाते हैं जब तक हमको कोई एक अच्छा मोटिवेशन नहीं मिल पाता है ना। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो गेम के बारे में अगर देख लीजिए, कोई गेम होता है तो हमारे क्या करते हैं, दर्शक जो बैठे होते हैं वो उत्साह बढ़ाते हैं, वो खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति में भी हमारे मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है। और आगे अगर हम देखें तो अनुशासन बनाए रखने में, अनुशासन में भी इसका योगदान है। ठीक है, तो अनुशासन में किस प्रकार का योगदान है, तो अगर अनुशासन है, अगर किसी भी चीज़ में अनुशासन है तभी वो सही दिशा में होगा। अगर अनुशासन ही नहीं है तो कोई आपकी बातों को सुनेगा ही नहीं। अगर आपकी बातों को सुनेगा नहीं तो आपके द्वारा दी गई चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाएगा, और ग्रहण नहीं कर पाएगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएगा, जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा तो लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो कुल मिला जुला के हम कहें कि अनुशासन बनाए रखने में भी मोटिवेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अगर देखें अगर हम तो इतने कारक बहुत हैं जानने के लिए कि अभिप्रेरणा का महत्व क्या है। तो रुचियों का विकास करता है, अधिगम में सहायता देता है, व्यवहारों को भी प्रतिपादित करता है, नियंत्रित करता है, मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है, साथ ही साथ लक्ष्य की प्राप्ति में और अनुशासन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए, जो हमारे अभिप्रेरणा है उसको 3 सोपान पे कार्य करता है। तो अब हम जानते हैं कि कौन कौन से सोपान हैं। तो इस तरह से कह दें अभिप्रेरणा के सोपान या सीढ़ी या तत्व के सोपान, यहाँ कर देते हैं अभिप्रेरणा के सोपान या तत्व। ठीक है, कौन कौन से हैं। तो अभिप्रेरणा के जो मुख्यतः वो क्या करती है, कुल 3 बिंदुओं पे कार्य करती है, या कह सकते हैं 3 कारकों पे कार्य कर सकती है। तो अभिप्रेरणा के सोपान या तत्व, या इसको आधार भी हम कह सकते हैं, या इसको स्रोत भी कह सकते हैं, इसके कई नाम हैं। तो अभिप्रेरणा के जो तत्व या सोपान है वो मुख्यतः कुल 3 हैं। एक होती है हमारी आवश्यकता, फिर आता है हमारा चालक या अंतर्नोद, और फिर आता है प्रोत्साहन। इसको थोड़ा सा ये होते हैं हमारे प्रेरणा के आधार। देखा तो इसको हम इंग्लिश में नीड बोलते हैं, नीड, इसको बोलते हैं ड्राइव, और ये होता है इंसेंटिव। इन्हीं 3 तत्वों पे हमारा जो अभिप्रेरणा है ये कार्य करता है। अब हम एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकता मतलब ये कह सकते हैं कि आवश्यकता होने पर ही व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता है। यानी इसको ये समझें कि ये बेसिक नीड है, ये हमारी बेसिक नीड है। यानी अगर हमको किसी चीज़ की आवश्यकता ना हो तो हम उसके प्रति कार्य करने के लिए तत्पर ही नहीं होंगे। तो अगर किसी व्यक्ति में किसी चीज़ की आवश्यकता हो गई तो क्या होता है, वो एक तनाव महसूस करने लगता है। ठीक है, अब वही तनाव उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको भूख लग गई तो आपको क्या कहना है, भोजन की आवश्यकता हो रही है। भोजन की आवश्यकता हो रही है तब आपको भूख महसूस हुई, और जब आपको भूख महसूस हुई तब आप भोजन की तरफ पहुंचने के लिए कार्य किए। तो ये हमारी आवश्यकता हो गई। यानी हमको अगर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो हम किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो आवश्यकता आपको समझ में आ गया। जैसे भोजन, पानी, इसको एक तरह से कह सकते हैं जैसे भोजन, पानी, नींद, ये हमारी आवश्यकता हो गई। अब
इसी आवश्यकता के लिए जब हमको उसको व्यक्ति को तनाव महसूस होता है कि आवश्यकता के लिए तनाव महसूस करता है, तो उस तनाव को मिटाने के लिए, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह कार्य करने के लिए और ज़्यादा तत्पर हो जाता है। वही हमारा कहलाता है चालक। ठीक है, वह हमारा चालक होता है। यानी आवश्यकता की पूर्ति के हेतु किया गया जो हमारा कार्य है वो चालक है, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति हेतु जो हम कार्य करेंगे वो बिना प्रोत्साहन के नहीं होगा। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब आवश्यकता महसूस होती है तो प्राणी तनावग्रस्त हो जाता है, और उसी तनावग्रस्त के कारण वह पहले से और अधिक सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने पे वह कार्य करता है। यानी अगर भूख प्यास की, जैसे यहाँ पे बताया गया, अब जैसे उसको अगर भूख लगी तो किसकी तरफ भागेगा? भोजन की ओर, भोजन की ओर। प्यास लगी है तो पानी की ओर। इस तरह से कह सकते हैं कि जो चालक होता है वह वस्तु को क्या कहते हैं, लक्ष्य की ओर दौड़ना, इस तरह से हम उसको कह सकते हैं, लक्ष्य की ओर दौड़ना या क्रिया करना। अब लक्ष्य की ओर दौड़ना या क्रिया करना ये तो हमारा हो गया चालक। अगला आता है प्रोत्साहन। अब प्रोत्साहन पाने पे ही प्राणी, प्रोत्साहन मिलता है तो प्राणी क्या करता है? आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है। जब उसको आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो क्या होती है? उसकी आवश्यकता शांत हो जाती है और ये जो चालक होता है उसकी गति न्यून हो जाती है। यानी अब प्रोत्साहन के रूप में क्या कार्य करेगा यहाँ पे? उसका भोजन, जो भोजन है या पानी है वो प्रोत्साहन का कार्य करेगा। यानी उसको भोजन और पानी की जरूरत थी तो यहाँ से वो जाके प्राप्त कर लिया। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। यानी आवश्यकता हमको किसकी थी? हमको भूख महसूस हुआ तो हमको भोजन और पानी की आवश्यकता महसूस हुई। वो भोजन दिखा हमको प्रोत्साहन के रूप में, और इसको प्राप्त करने के लिए हमने जो कार्य किया वो जो हमने कार्य किया वो हमारा कहलाता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन यानी अगर इसी को देख के इंसेंटिव, अगर इंसेंटिव ना मिले तो कार्य नहीं होगा। तो इसको मिला के हम ये कह सकते हैं जो हमारी अभिप्रेरणा होती है, जो हमारी अभिप्रेरणा होती है उसमें आवश्यकता प्लस चालक और प्लस प्रोत्साहन शामिल होता है। यानी इन तीनों के अंतःक्रिया के द्वारा अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। ठीक है, अब जैसे हमको भूख हुई, आवश्यकता भोजन की थी तो भोजन दिखा, उसके लिए हमने कार्य किया। या आवश्यकता हमारी, जैसे इसको हम भूख प्यास भी कह सकते हैं, भूख प्यास। तो ये रहा अभिप्रेरणा के सोपान या तत्व या आधार, जिसको हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया। पहला जो हमारा था वो आवश्यकता, दूसरा चालक या अंतर्नोद, और तीसरा प्रोत्साहन। और तीनों का अंतर संबंध भी आपको स्पष्ट हो गया यहाँ पे। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं एक और एग्जाम्पल के द्वारा। तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, ये हमारा आवश्यकता है, ये हमारा चालक हो गया और ये प्रोत्साहन हो गया। तो हमें सबसे पहली आवश्यकता क्या थी? हमारे शरीर को आवश्यकता हुई, शरीर की जो हमारी पहली आवश्यकता हुई वो थी भोजन की कमी महसूस हुई। आवश्यकता कब होती है? जब किसी चीज़ की कमी हो जाए। यानी जब भोजन की कमी हुई, यानी भोजन की कमी हमारे शरीर में हुई तो हमको महसूस हुआ भूख। तो भूख जो महसूस हुआ, यानी भोजन की कमी से क्या महसूस हुआ? भूख। अब भूख को शांत कौन करेगा? भोजन।
उसी तरह से जब पानी की कमी हुई शरीर में, पानी की जब कमी हुई यानी पानी की आवश्यकता महसूस हुई तो क्या लगा? प्यास। अब प्यास को शांत कौन करेगा? पानी। यही उसका प्रोत्साहन है। फिर अगर देखा जाए, अगर हमको नींद की कमी हुई तो चालक हमारा क्या आया? नींद। और इसको शांत कौन करेगा? अगर हम सोएंगे तब। ठीक है। अब इसको हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे अंदर भोजन की कमी हुई, ये हमारी आवश्यकता हुई, इस आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा? भोजन। यह प्रोत्साहन हुआ। यानी भोजन को प्राप्त करने के लिए पहले हमें भूख की महसूस हुई, फिर हम भोजन की तरफ क्रिया किए। भोजन मिलते ही ये हमारी आवश्यकता शांत हो जाती है, भूख मिट जाता है। ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं आवश्यकता की पूर्ति होने पे आवश्यकता की पूर्ति प्रोत्साहन द्वारा पूरी होती है, आवश्यकता की पूर्ति प्रोत्साहन द्वारा होती है, और आवश्यकता की पूर्ति हो जाने के पश्चात चालक की गति न्यून हो जाती है या चालक शांत हो जाता है। ठीक। उसी तरह से पानी की कमी हुई तो प्यास लगा, जिसको पानी के प्रोत्साहन के द्वारा प्यास बुझाया गया और पानी की आवश्यकता की पूर्ति हुई। उसी तरह से नींद की थी कि जब उसको व्यक्ति पूरी तरह से सो लिया तो उसकी नींद की आवश्यकता पूरी हो गई। तो ये था हमारा इसके सोपान, अभिप्रेरणा के सोपान। यानी अगर हमको आवश्यक सीधे सरल शब्दों में हम कहें तो आवश्यकता महसूस हुई तो हमको एक प्रोत्साहन मिला कि अब हमको ये चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमने जो क्रिया की वो हमारा चालक हुआ, और जिसको देख के हमने कार्य किया वो हमारा प्रोत्साहन हुआ, जो हमें कमी महसूस हुई वो हमारी आवश्यकता थी। ये तो हो गए हमारे अभिप्रेरणा के सोपान। अब हम आगे आते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में जानते हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार। देखिए, वैसे कई मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा के अपने अपने अनुसार परिभाषाएं दी हैं। किसी ने तो शास्त्रों के अनुसार बताया है, किसी ने कुछ बताया है। तो देखिए, हम यहाँ से मुख्यतः कुछ विशिष्ट वैज्ञानिकों के नाम से जो उन्होंने वर्गीकरण किया है उसके बारे में जानते हैं। तो इसको हम 3 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जानते हैं कि कौन कौन से हैं। तो एक हम चार्ट के रूप में इसको देख लेते हैं। तो जो पहले मनोवैज्ञानिक हैं वो अब्राहम मैस्लो के अनुसार, जानते हैं कि इन्होंने क्या कैटेगरी बताई। ठीक है। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा के 2 प्रकार बताए हैं। एक को इन्होंने बताया जन्मजात और दूसरा अर्जित। के अनुसार करते हैं। मैस्लो ने बताया कि अभिप्रेरणा 2 तरह की होती है, एक होती है जन्मजात और एक होती है अर्जित। तो अब जन्मजात अभिप्रेरणा कैसी होती है? यानी जो हमको पहले से ही पैतृक रूप से ही मिले हुए हैं, जैसे हमारी भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग, ये सारी चीज़ें हमारी जन्मजात में आती हैं। यानी इसकी आवश्यकता तो है, ये हमको करना ही करना है हर हाल में। जैसे आप कहें भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग आदि, ये हमारे जन्मजात, ठीक है, ये हमारी जन्मजात क्या प्रेरणा है। यानी इनको हमें तो हर हाल में करना ही करना है। अब एक आते हैं अर्जित, जो हम वातावरण से अर्जित करते हैं, जैसे पद, प्रतिष्ठा, सम्मान।
तो मैस्लो ने बताया कि जो हमारे जो प्रेरक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है जन्मजात और एक होता है अर्जित। तो जन्मजात प्रेरक में हमारे भूख प्यास नींद मलमूत्र त्याग हैं, यानी इनको हमको हर हाल में पूरा ही करना ही करना है। और दूसरे आते हैं कि अर्जित हैं जो वो पद, जैसे पद प्रतिष्ठा पुरस्कार सम्मान, इस तरह से चीज़ें आती हैं। यानी ये जो होती हैं ये हमको बाहर से दिखाई देती हैं, ये एक तरह से उद्दीपन का कार्य करती हैं जो किसी कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। और ये जो हमारे ऐसे कारक हैं जो हमको करना ही करना है, इसके लिए हमें किसी प्रकार की उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। इसको उन्होंने आंतरिक और बाह्य कारक भी माना है। चलिए अब अगले हम मनोवैज्ञानिक के बारे में जानते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक कौन है, उन्होंने कौन कौन से प्रकार बताए हैं। तो अगले हैं हमारे थॉमसन। यानी अब हम जो अगला प्रकार जानेंगे वो जानेंगे थॉमसन के अनुसार। थॉमसन ने भी अभिप्रेरणा के दो प्रकार बताए हैं। उन्होंने अभिप्रेरणा के भी दो प्रकार बताए हैं। एक उन्होंने बताया स्वाभाविक, एक स्वाभाविक और दूसरे को हम कह सकते हैं कृत्रिम। तो देखा जाए अगर कहीं ना कहीं तो ये उसी से ही मिलते जुलते हैं। स्वाभाविक का मतलब जो हमारी मूल क्रियाएं हैं वो स्वाभाविक में अंतर्गत आएंगी, जैसे खेलना, कूदना, हंसना, रोना, ये सब स्वाभाविक प्रेरक के अंतर्गत आते हैं, ये स्वभाव होता है। और कृत्रिम में फिर से कृत्रिम में वही बात आ गई जो यहाँ पे थी, पद प्रतिष्ठा सम्मान, यहाँ भी वही आता है। इस तरह से इसमें कह सकते हैं दंड, पुरस्कार, सम्मान, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक, तो थॉमसन के अनुसार भी हमारी जो ये अभिप्रेरणा है दो तरह की होती है। एक स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक का मतलब ये है जो स्वभाव से ही है, नाम से ही स्पष्ट है, ये स्वभाव से ही है, यानी ये एक तरह से जन्मजात के अंतर्गत ही माना जाएगा। जो उनकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उस प्रवृत्तियों के अनुसार होता है ये। अगला कृत्रिम है जिसको हमें वही एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें भी उद्दीपन का कार्य हो रहा है। अगला जो हमारा है वह है गैरिट महोदय के अनुसार। गैरिट के अनुसार गैरिट ने इसको 3 भागों में बांटा है। गैरिट ने बताया कि जो हमारी अभिप्रेरणा होती है वो 3 तरह की होती है। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि गैरिट के अनुसार इसका वर्णन क्या क्या है। तो इसने पहला जो है उसमें बताया है उन्होंने जैविक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, और जो तीसरा है उसको बोलते हैं सामाजिक। उन्होंने बताया जो हमारी अभिप्रेरणा होती है वो इन तीन तरह की होती है। एक जैविक होती है, दूसरी मनोवैज्ञानिक और तीसरी सामाजिक। अब जैविक के बारे में, जैविक में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। अब जैविक में वही हमारे आएंगी मूल प्रवृत्तियों से संबंधित, जिसमें भय, प्रेम, क्रोध, ठीक है। मनोवैज्ञानिक में भी संवेगात्मक संबंधित, यानी संवेग या मूल प्रवृत्तियों के कारक जो हैं, मूल प्रवृत्ति वाले कारक जो भी सारे हैं सब इसी में आ जाएंगे। और सामाजिक में क्या होगा, सामाजिक में फिर से हमारे वही जो कृत्रिम के थे वही कह सकते हैं पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सारी चीज़ें हमारे सामाजिक में। तो ये था हमारा अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार हम लोगों ने 3 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पढ़ लिया। अब्राहम मैस्लो के अनुसार उन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा 2 तरह की होती है, एक जन्मजात, एक अर्जित। जन्मजात को हम आंतरिक और अर्जित को बाह्य के रूप में भी जानते हैं। जन्मजात में हमारे वैसे कारक आते हैं जैसे भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग, ठीक है।
और हमारे जो अर्जित कारक होते हैं उसमें पद, प्रतिष्ठा, सम्मान। उसी प्रकार थॉमसन ने 2 तरह का बताया, एक स्वाभाविक, एक कृत्रिम। स्वाभाविक में हम मानते हैं जैसे खेलना, सुख प्राप्त करना, कूदना, हंसना, रोना, इसको कह सकते हैं सुख प्राप्त करना, ये भी हमारा स्वभाव है। और कृत्रिम में दंड, पुरस्कार, सम्मान। अब गैरिट महोदय ने बताया कि इसमें उन्होंने 3 तरह के बताए, एक जैविक, एक मनोवैज्ञानिक, एक सामाजिक। तो जैविक में बताया कि वो जो हमारे भय, प्रेम, क्रोध, संवेग ये सब आएंगे। भय, प्रेम, क्रोध ये सब हो गए। मनोवैज्ञानिक कारकों के अंतर्गत आएंगे संवेग और मूल प्रवृत्ति। और सामाजिक में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, आत्म प्रदर्शन, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो हमको इतने कई मनोवैज्ञानिकों की कैटेगरी को नहीं जानना है। हम बस इनको इस तरह से जान लिए क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कुल मिला जुला के इनके वर्णन को ना देखा जाए, एक सामान्य वर्णन देखा जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी अभिप्रेरणा होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक और एक बाह्य। अब हम आंतरिक और बाह्य के रूप में भी जान लेते हैं इसको। यानी जो सामान्य वर्गीकरण है उसके बारे में जानते हैं। जो हमारा सामान्य वर्गीकरण कहता है कि अभिप्रेरणा सिर्फ 2 प्रकार की होती है, एक होती है हमारा आंतरिक और एक होता है बाह्य। एक होती है हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक, और दूसरी हमारी हो जाती है बाह्य अभिप्रेरणा। ये सामान्य वर्गीकरण है और काफ़ी हद तक ये सही भी है। देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत हमारे क्या आते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा में इसको हम एक तरह से सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, बालक के अंदर स्वतः उत्पन्न होती है, जैसे उसकी मूल क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्ति वाले या मूल क्रियाओं वाले, यानी बालक के अंदर ये स्वतः उत्पन्न होती है। एक तरह से कह सकते हैं स्वतः उत्पन्न होती है। जैसा कि सभी वर्गीकरणों का इसमें एक तरह से निचोड़ आपको आ जाएगा। जैसे स्वतः उत्पन्न होती है तो उसमें क्या आएगी, जैसे उसको भूख स्वतः लगेगी, प्यास स्वतः आएगी, नींद स्वतः आएगी। यानी ये जो स्वतः वाली क्रिया होती है ये आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है, जो स्वतः उत्पन्न होती है। और दूसरा जो हमारा है वह बाह्य अभिप्रेरणा है। अब यह यानी बाह्य रूप से किसी उद्दीपक के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, यानी बाह्य प्रेरणा किसी उद्दीपक के द्वारा, या उद्दीपन भी कहते हैं इसको, किसी उद्दीपन के द्वारा उत्पन्न की जाती है। जैसे पुरस्कार, दंड, ये सब हम उसको देते हैं ना, पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, ठीक है। तो ये आ गया समझ में। तो क्या कह सकते हैं, पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, ये सारी चीज़ें जो बाह्य रूप से हम किसी उद्दीपक के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, तो ये हमारे हो गए बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के प्रकार आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हम एक तरह से आंतरिक को क्या कहते हैं, सकारात्मक भी कह सकते हैं, इसको नकारात्मक। अब जैसे नकारात्मक ये नहीं कह सकते इसको पूरी तरह से, एक तरह से और भी कह सकते हैं। कुल मिला जुला के एक तरह से हम और भी कह सकते हैं, जो हमारी प्रेरणा होती है वो 2 तरह की होती है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक में क्या होता है, हम किसी कार्य के जो अच्छा कार्य कर रहा है उसके प्रति जो मोटिवेशन देते हैं ताकि वो कार्य को जारी रख सके। ठीक है, और नकारात्मक वो बुरे कार्यों से रोकने के लिए ही होता है। तो ये तो हमारे प्रेरणा के प्रकार हो गए। अब हम आगे जानते हैं प्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो कई मनोवैज्ञानिकों ने प्रेरणा के कई सिद्धांत दिए हैं, तो वहाँ पे हमें सभी के सिद्धांतों को नहीं जानना है। जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो मैस्लो का है, उसके बारे में हम जानेंगे, उसको समझेंगे। तो अब प्रेरणा के सिद्धांत,
क्योंकि अगर ये इनको डिटेल में हर एक सिद्धांत का व्याख्या किया जाए तो काफ़ी लंबा वीडियो होगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारे पास समय बहुत कम है। तो इसमें जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो इनका माना गया है अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत में मैस्लो का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं हम लोग सोपान, मैस्लो का सोपान या सीढ़ी नुमा, उसके बारे में जानते हैं। मैस्लो का सोपानीय या पदानुक्रम का सिद्धांत, ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रेरणा से संबंधित मैस्लो का। इसके प्रतिपादक मैस्लो खुद रहे हैं ये। अब हम जानते हैं इन्होंने क्या बताया है पदानुक्रम का सिद्धांत। ये अभिप्रेरणा से संबंधित जो सिद्धांत है ये मैस्लो का है। इसको सोपानी अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। इसको पूरा नाम लिख दें, सोपानी या पदानुक्रम अभिप्रेरणा। का सिद्धांत इन्होंने आवश्यकता से को लेके ही आगे बढ़ाया है इसको। इन्होंने बताया कि अगर जैसा कि अभी आपको बताया गया है इसके सोपान में कि जब हमको आवश्यकता महसूस होती है तभी हम किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने उसी से संबंधित बताया इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है। और उन्होंने सबसे पहली जो आवश्यकता है उसको सबसे निचले क्रम में रखा है। इसको उन्होंने माना है शारीरिक आवश्यकता। फिर इसको माना है सुरक्षा की आवश्यकता। अगले क्रम को स्नेह की आवश्यकता। फिर सम्मान की आवश्यकता। और आखिरी वाले को बताया इन्होंने आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इन्होंने कुल 5 पदों के में इसको विभाजित कर दिया है और क्रम इस तरह प्रकार रखा है उन्होंने नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है। और इसमें इन्होंने ये बताया कि सबसे पहले क्या होता है, शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति होती है। यानी बालक सबसे पहले अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करेगा। शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करने के बाद तब वह दूसरे आवश्यकता की तरफ बढ़ता है जिसको हम सुरक्षा की आवश्यकता कहते हैं। अब हम इसके एक एक करके जानते हैं इसको। देखिए शारीरिक आवश्यकता क्या होती है, जैसा वही आपको बताया गया है। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता यानी भूख, प्यास, नीड, यानी बालक हो या कोई भी व्यक्ति हो सबसे पहले उसको शारीरिक अपनी वो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। शारीरिक आवश्यकताएं उसकी जैसे भूख, प्यास, नींद ये सब पूरी हो जाती हैं, उसके बाद वो दूसरे स्टेज पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। दूसरा स्टेज आती है उसकी सुरक्षा की आवश्यकता। फिर वह चाहता है कि उसकी सुरक्षा यानी अपने सुरक्षा के प्रति वो सजगता दिखाता है। सुरक्षा में इस तरह से हम कह सकते हैं जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब वो सुरक्षा महसूस करता है। यानी अपने आप को हर प्रकार की दुर्घटनाओं से, चाहे वो सांवेदिक हो चाहे भौतिक हो, किसी प्रकार से बचाने के लिए वो सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करता है। और जब उसकी दूसरी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तब वो आगे बढ़ता है स्नेह की आवश्यकता। इस अवस्था में आते आते वो क्या करता है, समाज के साथ, पर्यावरण के साथ वो अपना सामंजस्य स्थापित कर लेता है। उस स्थापित करने में वह लोगों को स्नेह देना और उनसे स्नेह प्राप्त करना भी
चाहता है, यानी वो चाहता है कि वह लोगों को स्नेह दे तो उसको स्नेह के बदले स्नेह मिले, यानी उसकी स्नेह की आवश्यकता होती है। फिर इस आवश्यकता की पूर्ति हो जाने के पश्चात वो चौथे स्टेज पे जाता है जहाँ पे उसको सम्मान की आवश्यकता होती है, यानी अब वह कुछ पद या प्रतिष्ठा चाहता है, सम्मान चाहता है लोगों से। उसके पूर्ण हो जाने के पश्चात जो अगली आवश्यकता होती है वो होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि एक कह सकते हैं एक प्रकार का एक जटिल संप्रत्यय है जिसका अर्थ है अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं या योग्यताओं को पहचानना। तो मैस्लो ने ये 5 प्रकार के क्या कहते हैं सिद्धांतों में अपने जो प्रेरणा के सिद्धांत थे जिसको सोपानी या पदानुक्रम का सिद्धांत कहते हैं, उन्होंने 5 स्टेप में डिवाइड किया है और हर एक की उन्होंने बताया कि एक आवश्यकता की पूर्ति होने के पश्चात दूसरी आवश्यकता की महसूस होती है, उसकी पूर्ति होने के बाद तीसरी, फिर चौथी और अंत में जाते जाते व्यक्ति अपने पूरी तरह से अपने आप को पहचानने लगता है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने समस्त शक्तियों को पहचान लेगा तो वही आत्मसिद्धि की उसकी पूर्ति हो जाएगी। ये था मैस्लो का सोपानी या पदानुक्रम अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अब दोस्तों अब हम आगे जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन कौन सी तकनीकी है जिसको अपनाकर हम अभिप्रेरणा में वृद्धि कर सकते हैं, यानी अभिप्रेरणा के माध्यम से हम अधिगम में वृद्धि करने के लिए बच्चों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी तकनीकियाँ हैं उसको जानते हैं। अब हम अगले बिंदु पे जानते हैं कि कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित करने की विधियाँ। देखिए कक्षा में हम छात्रों को किस प्रकार अभिप्रेरित करेंगे, कौन कौन सी विधियाँ अपनाएंगे। तो जो हमारी सबसे पहली जो विधि आएगी उसको बोलते हैं हम उद्बोधन विधि। अब जानते हैं कि उद्बोधन विधि क्या है। उद्बोधन का अर्थ है जागृत करना, यानी विद्यार्थियों को हमें जागृत कर देना है, यानी उनके जो अंदर निहित शक्तियां हैं उसको इस प्रकार जगा दें कि वो सीखने के लिए स्वतः ही लालायित हो जाएं। तो उद्बोधन में हम कई तरह से करते हैं, उद्बोधन का कार्य कई तरह से करते हैं। उद्बोधन का जो हमारा शाब्दिक अर्थ है वो है जागृत करना। तो एक तरह से कर सकते हैं कि उद्बोधन हम किसी में चिंता डाल के, चिंता के द्वारा, या फिर कर सकते हैं उत्तेजना, भग्नाशा, इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, या फिर उत्सुकता। उद्बोधन के में ये सारी चीज़ें हम आते हैं। जब चिंता, अब एक थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं सब। चिंता कैसे, जैसे मान लीजिए कि बच्चों के अंदर अगर आप चिंता नहीं उत्पन्न करेंगे कि अगर मान लो कक्षा में लेट आ रहा है, तो अगर आपने नहीं कहा कि अगर कल तुम लेट आओगे तो तुमको पीटा जाएगा या दंड दिया जाएगा, जो कुछ भी आप उसको उस क्रिया को रोकने के लिए करेंगे, तो उसकी चिंता हो गई। यानी अब उसकी चिंता हो गई कि अब वो सोचेगा कि कल हमें जल्दी पहुंचना है, अन्यथा हमें पनिशमेंट मिलेगा। तो ये जो चिंता है ये प्रकार से उसके लिए मोटिवेशन का कार्य करेगी, यानी उसको अगले दिन समय पे पहुंचने के लिए प्रेरित करेगी। उत्तेजना मतलब एक्साइटमेंट, अगर किसी चीज़ को हम सिखाने के लिए या कुछ करने के लिए उसको उत्तेजित करें, तो जैसे कई प्रकार की उत्तेजना होती है, कई प्रकार की उत्तेजना का प्रयोग करके हम उसको कर सकते हैं। विभिन्न शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करके उत्तेजित कर सकते हैं, या फिर किसी की क्रियाकलाप को करा सकते हैं। फिर आता है हमारा भग्नाशा, यानी कभी कभी होता है बालक जब अब अपेक्षित परिणाम नहीं पाता है, यानी जिसने मेहनत तो किया है लेकिन वो जिस प्रकार का परिणाम चाह रहा था उस प्रकार का नहीं मिला, तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन भी कभी मोटिवेशन का कार्य कर जाती है, यानी अब वो क्या करता है, फिर से अपने आप को पूरी तरह से सचेत कर लेता है, कमर कस लेता है कि नहीं,
अब ये चीज़ें हुई हैं, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्रस्ट्रेशन भी एक प्रकार का मोटिवेशन का कार्य करती है। फिर उत्सुकता, यानी आप किसी पाठ को इस तरीके से पढ़ाइए, उसको बांध के रखिए उसको, कि ताकि वो आगे जानने के लिए उत्सुक रहे। तो ये हो गई हमारी उद्बोधन विधि। और जो अगली विधि हमारी आती है वो आती है प्रत्याशा। प्रत्याशा, ठीक है। प्रत्याशा में क्या होता है, किसी भी चीज़ को कार्य करने के लिए दो पहलू होते हैं, या तो होगा या तो नहीं होगा, है ना। यानी अगर हम मान लीजिए कि बच्चा परीक्षा में बैठ रहा है तो उसकी दो संभावनाएं होती हैं। 50% तो होता है कि वो पास हो जाएगा और 50% संभावना होती है कि वो फेल हो जाएगा। अगर ये संभावना 50% ना पास वाली 50% ना रह के पूरा 100% हो तो कार्य करना ही नहीं चाहेगा, वो प्रेरित होगा ही नहीं आगे पढ़ने के लिए। लेकिन ये जो प्रत्याशा है उसकी पास और फेल वाली 50-50 वाली, वो उसको मोटिवेट करती है, नहीं कि 50% संभावना है कि मैं फेल हो सकता हूँ, इसलिए मुझे पास होने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो एक तरह से ये प्रत्याशा हो गई जो कक्षा में आप किसी बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। जो हमारा अगला आता है उद्दीपन विधि। उद्दीपन विधि वही, आप उनके सामने कोई प्रत्यक्ष वो ऐसी चीज़ रखेंगे जिसको देख के वो मोटिवेट हों। जैसे आप पुरस्कार देते हैं, उसको प्रशंसा करते हैं, दंड देते हैं, इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। यानी पुरस्कार देके हम अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और दंड देके उन चीज़ों को रोकेंगे। और जो हमारा अगली जो तकनीकी है वो हम पुरस्कार दंड तो आपका हो गया, अगली जो हमारी तकनीक है वो कह सकते हैं अनुशासन के द्वारा, अनुशासनात्मक विधि। देखिए इसमें वही होता है, अनुशासन के द्वारा अच्छे कार्यों को बढ़ाना और बुरे कार्यों को रोकना। यानी हम इसमें प्रेरणा के द्वारा अनुशासन विधि अपना के अच्छे कार्य अगर बच्चा कर रहा है, अच्छी दिशा में जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है तो उसको प्रेरित करके उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर वो गलत दिशा में जा रहा है तो उसको रोकेंगे। ये हमारी कुछ विधियाँ होगी। इसके अलावा और भी विधियाँ हो सकती हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं प्रशंसा करना, अलग अलग भी इनको आप मान सकते हैं, पुरस्कार, दंड, साथ ही साथ हर बच्चे को अवसर की प्राप्ति कराएं। अगर बच्चे को अवसर की प्राप्ति नहीं होगी तो उसको मोटिवेट होने का अवसर ही नहीं मिलेगा, चांस ही नहीं मिलेगा। कैसे वो मोटिवेट होगा? उसको अवसर देना चाहिए। अगर किसी बच्चे को हम अवसर नहीं देंगे तो अपने उस कार्य में क्या आने वाली बाधाएं क्या हैं, उन बाधाओं से उसको क्या सीख मिली, वो आगे कैसे प्रेरित होकर कार्य करेगा, ये चीज़ें नहीं जान पाएगा। तो दोस्तों कुल मिला जुला के ये हमारा मोटिवेशन का जो टॉपिक था यही समाप्त होता है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं पेडागोजी से संबंधित। जो कुछ प्रश्नों को हम आने वाले एपिसोड में करेंगे, इस पर पूरा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आने वाले एपिसोड में हम लोग पर्सनालिटी पे चर्चा करेंगे, व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे और बहुत ही जल्द हम लोग एक जो टीईटी परीक्षा में आने वाली भाषा प्रथम हिंदी भाषा है उस पर भी, उसके बारे में भी डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपके जो भी महत्वपूर्ण सुझाव हैं हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिए ताकि हम और भी वीडियो लाएं तो उसमें अच्छे से सुधार करके लाएं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।